गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 सैम्पलिंग के मेथड। अभी तक आपने सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड के बारे में पढ़ लिया है और अब हमने ये देखना है कि जो आपके पास सेंसस है, जो यूनिवर्स है जिसमें से आपको सैंपल चूज़ करना है, उस सैंपल को चूज़ करने के तरीके क्या क्या हैं, मेथड्स क्या क्या हैं, टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, ताकि जब हम उन सैंपल्स को स्टडी करेंगे तो उस सैंपल्स को स्टडी करने के बाद ही हम लोग उस पूरी यूनिवर्स के बारे में, उस पूरे सेंसस के बारे में हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा सेंसस के अंदर सही बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो जो हम सैंपल को स्टडी करेंगे वो सैंपल हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सैंपल के मेथड कौन कौन से हैं। देखिए, सैंपल के हमारे पास यहाँ 6 मेथड है, जिसमें सबसे पहला मेथड है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। दूसरे मेथड का नाम है परपोसिव सैम्पलिंग। तीसरे मेथड का नाम है स्ट्रैटाफाइड सैम्पलिंग, इसका एक और नाम है ग्रुप्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं या मिक्स सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको। फोर्थ मेथड है हमारे पास सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और फिफ्थ मेथड है कोटा सैम्पलिंग और सिक्स मेथड है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पहले 3 मेथड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो सबसे पहला मेथड है वो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं ये पूरे का पूरा मैं इसको यूनिवर्स मान रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि मेरी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। मुझे इन 30 स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों को चूज़ करना है। अब इन जब मैं कुछ बच्चों को चूज़ करूँगा तो उसको चूज़ करने का जो सबसे पहला मेथड है वो है रैंडम सैम्पलिंग। मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर के 30 तक सभी बच्चों के नाम नंबर 1 नंबर और रोल नंबर वाइज लिख लूँगा, सबके रोल नंबर 1 to 30 तक के। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, रैंडमली मतलब आँख बंद करके 5 पर्चियाँ निकाल ली, या मुझे अगर 5 बच्चों को स्टडी करना है तो मैं 5 बच्चों की पर्चियाँ उसमें से निकाल लूँगा। वो 5 पर्चियाँ किसी की भी आ सकती हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसकी नाम आएगा, किसका रोल नंबर आएगा। उन 5 बच्चों को स्टडी के करूँगा। मान लीजिए मैं इन 30 स्टूडेंट्स के इनकम लेवल के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, केवल इन 5 सैंपल को चूज़ करूँगा और 5 सैंपल्स को स्टडी करके मैं ये देख लूँगा कि इस क्लास के बच्चे रिच है या पुअर हैं। ठीक है, अगर मैंने ये देखा कि इस जो मैंने 5 पर्चियाँ उठाई है उन 5 पर्चियों में लिखा हुआ था तो इनकी इनकम का लेवल कितना है। ठीक है, या मैं इन बच्चों को स्टडी करूँगा तो उन 5 बच्चों को स्टडी करने के बेस पर मैं पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में एस्टिमेशन लगा सकता हूँ। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से मैंने इस सैंपल को चूज़ किया है, भाई 1 से 30 तक के बच्चों को जो रोल नंबर लिख करके एक बॉल में डाल लिए, एक कटोरे में डाल लिए और उसमें से 5 पर्चियाँ निकाली हैं। इन पर्चियों को हम लोग बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग और इसी को हम लोग लॉटरी मेथड भी बोलते हैं, जो कि इसकी पहली टेक्निक है। क्लियर? तो अब आप इस मेथड के अंदर ये देखेंगे कि हर आइटम को चूज़ करने का, आइटम मैंने आपको बताया था जो 30 के 30 बच्चे हैं, जो मैंने बच्चों की पर्चियाँ 30 के 30 बच्चों की अलग बनाई है, ये हर बच्चा एक आइटम है और इनमें से जो 5 आइटम को चूज़ किया है, 5 सैंपल को चूज़ किया है, यही मेरा क्या है, इनको स्टडी के बेस पर जो मैं एस्टिमेशन लूँगा। ठीक है, तो कहता है रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है, इसमें हर आइटम के चूज़ करे जाने का सबसे बड़ी बात है इक्वल चांस है। आइए पढ़ के बताते हैं। देखिए, कहता है रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। आपके यूनिवर्स में 30 बच्चे थे, हर आइटम के चूज किए जाने का इक्वल जो है चांस है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। तो जो यूनिवर्स 30 बच्चे थे उसमें हर बच्चे के चूज किए जाने के इक्वल चांस है। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 1 के चूज किए जाने के ज़्यादा चांस है या 5 के ज़्यादा चांस है या 7 के चांस है। हर स्टूडेंट के चूज किए जाने के इक्वल ही चांस है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। देखिए, कहता है विच ऑफ द वेरियस आइटम of the universe would get selected in a sample is beyond the control of the investigator। इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति है जो सैंपल को चूज कर रहा है। कहते किस इस यूनिवर्स में से किस आइटम को चूज किया जाएगा, किस सैंपल को चूज किया जाएगा, इन्वेस्टिगेटर का इसमें कोई रोल नहीं होता। बियॉन्ड द कंट्रोल का मतलब उसके कंट्रोल से बाहर है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर सैंपल को चूज करते हुए किसी भी प्रकार की पार्शलिटी या बेसनेस नहीं दिखा सकता। ठीक है, द सिलेक्शन इज लेफ्ट एंटायरली टू द चांस फैक्टर। जो सिलेक्शन है, सैंपल को चूज किए जाने का जो तरीका है वो बिल्कुल चांस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, क्या पता किसका नंबर पड़ जाए, किसका ना पड़े, क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए, किसकी लॉटरी ना लगे। दिस मेथड इज यूज पार्टिकुलरली व्हेन वेरियस आइटम द यूनिवर्स आर होमोजेनियस और आइडेंटिकल टू ईच अदर।
इस मेथड को हम लोग तभी यूज करते हैं जब आपकी यूनिवर्स की हर आइटम क्या होती है, होमोजेनियस, मतलब एक जैसी होती है। 30 के 30 बच्चे एक जैसे ही होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। तो जब बच्चों में से सैंपल को चूज करेंगे तो सारे के सारे आइटम्स क्या है, होमोजेनियस हैं। दिस मेथड इज इम्पार्शियल, ये मेथड इम्पार्शियल है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि हर आइटम के चूज किए जाने के इक्वल चांस है। एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब है इसका खर्चा भी बहुत कम पड़ता है। रैंडम सैम्पलिंग में भी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, रैंडम सैम्पलिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है लॉटरी मेथड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। आपके यूनिवर्स में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चों के नाम एक पेपर के ऊपर लिख दिए जाएंगे और ये बन जाएगी आपकी पेपर स्लिप्स, यानी कि पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स। दी स्लिप्स आर शफल्ड इन ए बॉक्स। इन सभी स्लिप्स को एक बॉक्स में डाल करके ऊपर नीचे कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। देन इम्पार्शियली सम ऑफ द स्लिप्स आर ड्रॉन। उसके बाद कुछ स्लिप्स को बाहर निकाला जाता है टू फॉर्म ए सैंपल ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। और जो यूनिवर्स का एक सैंपल बन जाएगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस मेथड के हम लोग क्या बोलते हैं, लॉटरी मेथड बोलते हैं, क्योंकि हर आइटम के चूज किए जाने के चांस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए इसके बारे में जो है ना हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड ऑन द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इसमें इन्वेस्टिगेटर का कोई भी पर्सनल बेस नहीं होता, कोई भी पार्शियलिटी वो नहीं कर सकता। सेकंड, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है। इस यूनिवर्स की हर आइटम के चूज किए जाने के बराबर चांस है। द यूनिवर्स गेट फेयरली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। जो सैंपल को हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पर जो यूनिवर्स के बारे में एस्टिमेशन लगाते हैं, तो सैंपल के बेस पर जो यूनिवर्स का एस्टिमेशन लगाएगा वो बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। दिस इज ए वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। ये मेथड बिल्कुल सामान्य है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर का कोई पर्सनल बेस नहीं होता, हर आइटम के चूज किए जाने का इक्वल चांस होता है और फेयरली रिप्रेजेंट बाय द सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है हाउएवर देयर आर टू नोटेबल डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। हालांकि इस मेथड की दो डीमेरिट्स है। दीज आर एज अंडर। दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स, ठीक है। दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स, मतलब इक्वल चांस नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग रेशो के मेथड से जो है ना यूनिवर्स से सैंपल को चूज नहीं करते हैं। तो दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। और सेकंड वन कहता है रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हम किसी भी स्टूडेंट को वेटेज नहीं देते, यानी कि किसी भी सैंपल को वेटेज नहीं देते हैं। हालांकि हमें पता होता है कि इस यूनिवर्स में ये बच्चा मतलब रिच है, या अगर हम बात करना चाहें कि ये बच्चा क्लास इंटेलिजेंट है या मतलब डल है, तो हमें पता होता है क्लास का कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हमें उसे स्पेशल वेटेज देनी चाहिए। लेकिन इस मेथड के अंदर हम किसी प्रकार की कोई भी वेटेज नहीं देती है। तो ये एक सिस्टम की क्या है, ड्रॉबैक है। तो यही वो कहना चाहता है कि इस सिस्टम की ड्रॉबैक क्या है कि हम तो प्रोपोर्शनेट नहीं दिखाते हैं, रेशो में इसमें नहीं दिखाते हैं रिजल्ट को। और दूसरा ये होता है कि कुछ स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बारे में हमारे को पता होता है, कुछ लोगों को हम जानते हैं, उन्हें हमें ग्रुप में जरूर शामिल करना चाहिए, सैंपल में जरूर शामिल करना चाहिए, लेकिन हम उसे शामिल नहीं करते हैं। तो ये उस सिस्टम की क्या है, डीमेरिट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हुए बताता है, कहता है रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल्स। कहता है रैंडम सैम्पलिंग और एग्जिट पोल्स क्या होते हैं। देखिए एग्जिट पोल का मतलब होता है जब भी कोई एमएलए का, एमपी का, ये सरपंच का या किसी प्रकार के जो आपके एमसी का इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाहर जो बूथ पे लोग बैठे होते हैं, जो कुर्सियां बिछा करके जो आपको अंदर जाने से पहले पर्ची देते हैं, जब बंदा वोट देने के बाद वापिस आता है, ठीक है, या इस जो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल बोलते हैं। दिन के एंड में जब सर्वे होता है, इंक्वायरी की जाती है, तो इन लोगों से की जाती है कि बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा। जो टीवी वाले भी बाद में दिखाते हैं, वो इन लोगों से ही आइडिया लेकर के पूरे, मतलब वो लोग रैंडमली इन बूथ से इंक्वायरी लेते हैं और फिर पूरे के पूरे इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में डाटा दे देते हैं। जैसे आप देखते हैं न्यूज़ चैनल वाले पहले ही बता देते हैं कि अब की बार 75 पार, ये एक सैंपल ही था जो एग्जिट पोल से डाटा लिया गया था। आइए आपको पढ़ के बता देते हैं। कहता है एग्जिट पोल्स इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट डज इट मीन? इट मीन ए सैंपल, a small percentage of the people exiting the poll booths are contacted and asked whom they voted to. From the sample of information thus collected, a prediction is made about the victory chance of different candidates, ठीक है, contesting election.
कहता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, जो लोग वोट देकर के बाहर आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से इंक्वायरी लेते हैं, और जो एग्जिट पोल्स पे बूथ बैठे हैं, इन लोगों से भी हम लोग इंक्वायरी कर लेते हैं, और इसके बेस पर जो अलग अलग कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं उनके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक है, तो ये रैंडम सैम्पलिंग यहाँ यूज की जाती है। और द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, कहता है सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम सैम्पलिंग की मेरिट क्या है, विशेषता क्या है, वो कहता है इट इज दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यूनिवर्स की हर आइटम के चूज किए जाने का क्या बराबर चांस होता है। तो ये था आपका पहला रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, और अब हम चलते हैं दूसरे सैंपल की तरफ। दूसरा जो मेथड है सैंपल का, उसका नाम है पर्पोसिव सैम्पलिंग और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। पर्पोसिव का मतलब किसी पर्पस के हिसाब से, और डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके लिए गई सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कहता है पर्पोसिव सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इन द ओपिनियंस आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। कहता है इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इंक्वायरी कर रहा होता है, उसके बाद जो पूरा का पूरा सेंसस होता है जिसमें से वो सैंपल को चूज करता है, वो उस सेंसस में से उन सैंपल्स को चूज करता है जो उसे लगता है कि सबसे सही रिजल्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। यानी कि पीछे वाले से अलग हो गया। पीछे वाले मेथड के अंदर तो हमने पूरी की पूरी सेंसस की एक पर्ची लिख दी थी और उसमें से रैंडमली आंख बंद करके पर्ची को चूज किया था। लेकिन इस मेथड के अंदर क्या कर रहा है, इस मेथड के अंदर ये बंदा जो पूरी सेंसस में से केवल उन्हीं आइटम्स को चूज कर रहा है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि ये इस सेंसस को सही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जब मैं इस सैंपल को स्टडी करूंगा और इस सैंपल के बेस पर जो सेंसस के बारे में डाटा दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, वो बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो पार्शियलिटी कर सकता है। इसका मतलब है यहाँ पार्शियलिटी हो सकता है, जो कि पीछे वाले मेथड के अंदर नहीं था। Thus, in this method of sampling, selection of the sample items is not left to the chance factor। यानी कि इस मेथड के अंदर सैंपल को चूज करने पर सब कुछ चांस के ऊपर नहीं रहता है। इट इज सिंपली मेड बाय चॉइस, बल्कि इन्वेस्टिगेटर के चॉइस से, उसकी पसंद से सैंपल को चूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी पार्शियलिटी होती है। क्लियर। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज सिंपली suitable when some of the item of the universe are of special significance and ought to be included in the sample। कहता है ये मेथड सैंपल का तभी सही रहता है जब हमें यूनिवर्स के अंदर कुछ आइटम्स जो होती हैं उनको चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू मेड रिलेटिंग टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। अगर एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है स्टील इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, या लोहे की इंडस्ट्री के बारे में, then the inclusion of such industries as the Tata Iron and Steel Industries is obviously a purposive selection। तो कहता है कि जब आप देश में स्टील के प्रोडक्शन के बारे में या आयरन के प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे देश में इनका प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो हमें जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंपनी और जो जिंदल कंपनी है, इनको हमें जरूर ऐड करना ही पड़ेगा। और जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने हिसाब से, यानी कि अपने पर्पस के हिसाब से इन दो इंडस्ट्री को जरूर ऐड करेगा, तभी क्या कर सकता है कि वो इस सैंपल को चूज कर पाएगा। हाउएवर देयर इज ए कंसिडरेबल पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस इन द पर्पसिव सैम्पलिंग, एज ए रिजल्ट इट लूज इट्स क्रेडिबिलिटी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इस सैंपल के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसमें किसी प्रकार का पार्शियलिटी कर सकता है, पर्सनल बेस कर सकता है, जानबूझ के कुछ सैंपल को अपनी मर्जी से इग्नोर भी कर सकता है। तो इस वजह से वो अपनी क्रेडिबिलिटी को खो बैठता है, अपनी विश्वसनीयता को खो बैठता है, अपनी एक्यूरेसी को खो बैठता है। क्लियर। तो अब हम इसकी मेरिट्स के बारे में बता रहा हूं। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि ये दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम्स इन द सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम उन आइटम्स को चूज कर सकते हैं, उन सैंपल्स को चूज कर सकते हैं विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस, जो विशेष सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस है, महत्व रखती है, और जिसको इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इन आइटम को चूज किया जाना जरूरी है। और सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पज ऑफ स्टडी। ठीक है, जो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स है वो जानबूझ करके अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ही उस सैंपल्स को चूज किया जाता है। इट इज ए वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स। ये बड़ी ही आसान तरीका है, टेक्निक है सैंपल के आइटम्स को चूज करने का। तो डीमेरिट्स की बात कर रहा हूँ। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल बेस होता है
पक्षपात होता है, पार्शियलिटी होती है। बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस, रिलायबिलिटी ऑफ द, ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम डाउटफुल। तो जब पर्सनल बेस आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है, खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म तो क्या होती है, मानते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग और मिक्स सैम्पलिंग। जो स्ट्रेटाफाइड और मिक्स सैम्पलिंग है वो आपकी रैंडम सैम्पलिंग और परपोसिव सैम्पलिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, तभी इसका नाम एक और नाम दिया हुआ है मिक्स सैम्पलिंग या ग्रुप सैम्पलिंग या इसे स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे अब आप सभी बच्चे +1 में हुए हैं तो आप में से कुछ बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स को चूज करेंगे और कुछ बच्चे जो है ना मतलब होम साइंस को चूज कर रहे हैं। तो कहता है मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने क्या किया, पहले अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसे 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, 2 स्ट्रेटा में बांट दिया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें कि एक बच्चा क्या पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, होम साइंस पढ़ रहा है। तो मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने 50 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स तो मैथ पढ़ने वाले अलग निकाल लिए और 20 स्टूडेंट्स फिजिकल पढ़ने वाले क्या कर लिए, अलग निकाल लिए। ये आपने कैसे निकाले, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, यानी कि डेलिब्रेट सैम्पलिंग, आपने जानबूझ करके इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने क्या करा, ये 2 ग्रुप बन गए हमारे। अब मुझे इसमें से क्या करना है, सैंपल चूज करना है। सपोज करो मुझे 5 सैंपल चाहिए, फिर मैं इसके बारे में पूरा का पूरा एस्टिमेशन लगाऊंगा। तो ये 50 बच्चों का पूरा सेंसस था, जिसे अभी मैंने 2 अलग डिवाइड कर दिया। ये भी हमारा सेंसस ही रहेगा 30 और 20 स्टूडेंट्स का, क्योंकि टोटल 50 है। और जब मैं इसमें से 5 बच्चों का सैंपल चूज करूंगा, वो मैं क्या करूंगा, रैंडमली करूंगा। रैंडमली कैसे कि 30 के 30 स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया, 20 के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर लिख दिए सबके, और फिर रैंडमली मैंने 5 बच्चों को चूज कर लिया, जिसमें से कि हो सकता है कि 3 स्टूडेंट्स मैंने इस ग्रुप में से लिया हो, 2 उसमें से लिया हो, ये भी हो सकता है कि 4 मैंने इसमें से लिया हो, 1 मैंने इसमें से लिया हो। ठीक है, तो जिस ग्रुप में ज्यादा बच्चे हैं मैं उसमें से सैंपल क्या करूंगा, ज्यादा चूज कर लूंगा बजाय दूसरे के। और फिर इन सैंपल्स को स्टडी करने के बाद मैं इस पूरी यूनिवर्स के बारे में क्या कर सकता हूँ, एस्टिमेशन लगा सकता हूँ। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें पहले डेलिब्रेट सैम्पलिंग का यूज किया गया और फिर रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया गया, यानी कि पहले वाली सैम्पलिंग का यूज किया और फिर मैंने उस बेस पर क्या कर दिया, पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में एस्टिमेशन लगा लिया। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स सैम्पलिंग। ठीक है, आइए बताते हैं। देखिए कहता है दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज जनरली अडोप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि ये मेथड तभी यूज किया जाता है जो आपका पॉपुलेशन है, यानी कि जो आपका सेंसस है, कंसिस्ट ऑफ यानी कि इंक्लूड किए होता है डिफरेंट ग्रुप्स, 2 अलग अलग ग्रुप हैं, एक मैथ पढ़ने वाले बच्चे, एक फिजिकल पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, फिर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि मैथ पढ़ने वाले बच्चे की अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, फिजिकल पढ़ने वाले की अलग होगी। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा। स्टेटा का मतलब होता है ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया, हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ आइटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप या स्टेटा सो दैट द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेटिव, ताकि सभी की सभी जो पूरी पॉपुलेशन है वो सही से रिप्रेजेंट करे। यानी कि इसमें सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया और फिर उसमें से रैंडमली हमने क्या कर लिया, सैंपल चूज कर लिया और फिर उस सैंपल को स्टडी करके पूरी की पूरी यूनिवर्स के बारे में क्या कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ईच स्टेटम यानी कि ईच ग्रुप, स्टेटम का मतलब ग्रुप, शुड बी रिप्रेजेंटेटिव इन करेक्ट प्रोपोर्शन इन द सैंपल। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 11, मान लीजिए क्लास 11 50 स्टूडेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज 30 हैव स्टडीड मैथमेटिक्स, 30 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, एंड 20 हैव स्टडीड होम साइंस, 20 फिजिकल या होम साइंस पढ़ते हैं। Thus the population of the 50 students get divided into 2 groups, 30 and 20. From each of these group, items would be selected proportionately such that the sample represent the characteristics of the entire population. जो आप आइटम्स को चूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, वो प्रोपोर्शनेटली मतलब रेशियो में होगा, सच दैट इस प्रकार से रेशियो में होगा कि जो आप सैंपल चूज कर रहे हैं वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। इफ of the total of 50 students only a sample of 5 is to be selected, then we shall randomly selected 3 out of the first atom, यानी कि 5 में से 3 बच्चे हम लोग यहाँ से ले लेंगे फर्स्ट ग्रुप में से, and 2 out of 20 यानी कि 20 में से ले लेंगे। However items may be selected unproportionately from different strata। हम ये भी कर सकते हैं कि रेशो की बजाय अलग अलग बिना रेशो का भी हम सैंपल चूज कर सकते हैं, यानी कि 4:1 का रेशो भी ले सकते हैं।
एन इन्वेस्टिगेटर में प्रेफर टू सेलेक्ट 4 students from amongst those who studied mathematics and only 1 student among those who studied home science. The choice will be governed by the nature of the inquiry and wisdom of the investigator. ये इन्वेस्टिगेटर की मर्जी होती है, चाहे वो 3:2 का रेशो यानी कि प्रोपोर्शनट ले या अनप्रोपोर्शन यानी कि 4:1 का ले ले। ठीक है, सपोज करो अगर 10 बच्चे चूज करता हूँ तो ये भी हो सकता है कि 6 यहाँ से ले लिया, 4 यहाँ से, तो ये रेशो में आ गया। और अगर मैं ऐसे चूज कर लूँ भाई 8 यहाँ से, 2 यहाँ से ले लिया, तो ये रेशो में नहीं है, अनप्रोपोर्शनेटली है। Stratified sampling is also called mixed technique of sampling because this method involves the mixture of both the purposive sampling and random sampling. The division of population into different group is purposely done when selection of the items is done at random. तो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग इसे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके और फिर रैंडमली क्या करते हैं, आइटम को चूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी मेरिट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। कहता है दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने वाले थे, कुछ बच्चे फिजिकल पढ़ने वाले थे या होम साइंस पढ़ने वाले थे, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो इस मेथड के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा बिकम पॉसिबल। और ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी पॉपुलेशन की, तो हम कंपैरिजन भी आपस में कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। इस सैम्पलिंग मेथड के अंदर रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और मीनिंगफुल सही रिजल्ट्स भी हमारे को क्या होते हैं, मिलते हैं। क्लियर। और अब मैं डीमेरिट्स की बात कर रहा हूँ। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, देयरफॉर दिस हैज ए लिमिटेड स्कोप। ये मेथड तभी सही रहेगा जब आपको जिस सेंसस को आप स्टडी कर रहे हो, आपको उस पूरी सेंसस की हर आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तब ये मेथड ठीक नहीं है। यानी कि आपको पहले जो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हो उसकी हर आइटम की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है, यानी कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ बेस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखो इसमें पर्सनल बेस तो आना ही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को यूज किया है और उसी के बेस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। और जैसे ही उसमें डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पर्सनल बेस तो आएगा ही सही। और व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल इट मे बी डिफिकल्ट टू फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगर आपका जो सेंसस है वो बहुत छोटा है और आप उसमें से सैंपल चूज करेंगे यानी कि उसको और छोटा करेंगे, तो ये मेथड थोड़ा सही नहीं रहता है। क्योंकि जब सैंपल थोड़ा ही हो, मान लो 20 ही बच्चे हैं या 10 ही बच्चे हैं, तो 10 बच्चों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आपके पास 100 बच्चों से ज्यादा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करना चाहिए, ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए, वरना छोटे के अंदर ही क्या हो जाएगा, सैंपल पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो ये मेथड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और ग्रुप सैम्पलिंग, जिसमें कि आपका पहले वाली सैम्पलिंग का भी और दूसरे वाली सैम्पलिंग का दोनों के ही कॉम्बिनेशन क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेथड है आपका सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जैसे कि नाम से पता लगता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आपकी काम कैसे करती है, बड़ा ही आसान मेथड है, बड़ा ही इजी मेथड है। इस मेथड के अंदर हमारे को क्या करना है, आपकी यूनिवर्स की जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, उसको सभी को जितने भी आपके पास सेंसस है, मान लीजिए आपके पास 50 बच्चों का सेंसस है, मतलब टोटल पॉपुलेशन आपके पास 50 है, तो आप क्या करेंगे, पहले रोल नंबर 1 to 50 तक का, 50 तक का सबका रोल नंबर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसी प्रकार 31 32 और फिर 33 34 41 42। जी आप क्या करेंगे, सारा का सारा ऐसे मेथड आप लिख लेंगे और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। या तो आप इसे, मैंने इसे क्या कर दिया, मैथमेटिक के अंदर अरेंज कर दिया, मैथमेटिक के सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसे आप न्यूमेरिकली बोलते हो। ठीक है, और दूसरा मैं इसे अल्फाबेटिकली भी अरेंज कर सकता हूँ, यानी कि सबसे पहले ए वाले नाम आएंगे, फिर बी वाले नाम आएंगे, फिर सी वाले नाम आएंगे, फिर डी वाले नाम आएंगे। ठीक है, और मैं इसे ज्योग्राफिकली भी अरेंज कर सकता हूँ। क्लियर। और जब मैंने इसे पहले अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से सैंपल को चूज कर लूंगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं सबसे पहले न्यूमेरिकली अरेंज कर दिया, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 के 50 बच्चों को मैंने रोल नंबर वाइज लिख दिया और सबसे पहले मैंने सैंपल चूज किया, सैंपल नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए मैं इस 50 स्टूडेंट में से केवल 5 बच्चों का सैंपल चूज कर रहा हूँ, तो जो 50 स्टूडेंट्स हैं वो आपका सेंसस कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा, और 5 स्टूडेंट्स आपके क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे, जिनको आप क्या करोगे, स्टडी करोगे। इस सैंपल को चूज कैसे करोगे आप सेंसस में से, मान लीजिए आपने रोल नंबर 1 चूज कर लिया, उसके बाद रोल नंबर 11, फिर 21, फिर 31, फिर 41, तो आपके 5 स्टूडेंट्स आ गए। तो ये आपने क्या कर लिया, सैंपल चूज कर लिया।
ये भी हो सकता है कि आपने पहले रोल नंबर 5 चूज़ कर लिया, फिर 15 चूज़ कर लिया, फिर 25, फिर 35 और फिर 45, क्योंकि आपके 5 बच्चे का सैंपल चाहिए था तो मैंने ये चूज़ कर लिया। सपोज करो अगर आपको 10 बच्चों का सैंपल चाहिए, तो जब आपको 10 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए तो 50 बच्चे हैं, तो आप 50 बच्चों में से 10 बच्चों का सैंपल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर 5 चूज़ कर लिया, फिर 10 चूज़ कर लिया, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इस तरीके से आपके पास 10 बच्चों का क्या आ गया, सैंपल आ गया। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, जिसमें हम सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर सभी बच्चे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो हम क्या करेंगे, इस सैंपल को चूज़ कर लिया, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके अंदर हर आइटम के चूज़ किए जाने का इक्वल चांस नहीं है। हालांकि जो हमने पहली आइटम चूज़ करी है वो तो रैंडम चूज़ करी है, लेकिन उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसी सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसमें हर आइटम के चूज़ किए जाने का चांस नहीं है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, ड्रॉबैक है। क्लियर। आइए हम एक पढ़ते हैं। वैसे मेथड थोड़ा सा आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन या आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी nth आइटम ऑफ द न्यूमेरिकल इज सेलेक्टेड। ये न्यूमेरिकल्स है, इसमें से nth आइटम यानी जैसे मैंने 5 चुनी है तो 5 के बाद 50, 15, 25 एज ए सैम्पल आइटम। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड, इसने एग्जाम्पल लिया 100 का, कहता मान लीजिए आपने 100 बच्चों में से 10 बच्चों को चूज करना है फॉर ए सैम्पल, देन 100 स्टूडेंट्स वुड बी नंबर्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज। तो पहले आप 1 से 100 तक के सभी बच्चों को नंबर कर देंगे और सिस्टमेटिकली अरेंज कर देंगे, जैसे मैंने अरेंज किया है। वन आइटम ऑफ द फर्स्ट वुड बी सेलेक्टेड एट रैंडम। जो आपकी फर्स्ट 10 सैंपल हैं उनमें से किसी एक आइटम को आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए मैंने 10 को चूज कर लिया। सडनली एवरी 10th आइटम, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 100 तक ऐसे हम 10 सैंपल को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। Subsequently, every 10th item from the selected number will be selected to frame a sample. फ्रेम सैंपल को बनाने के लिए आप हर 10th आइटम को चूज कर लेंगे। If the first selected number is 5th item, अगर पहली 5 है तो उसके बाद 15, फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। इसने 5 का एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज इन फैक्ट ए शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये आपका रैंडम सैम्पलिंग का एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो इसे हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। अब मैं इसकी मेरिट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड, सैंपल इज इजी डिटरमाइंड। ये बहुत आसान मेथड है, सैंपल को बड़े आसानी से चूज किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है। देयर इज हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस। इसमें किसी प्रकार का कोई भी पर्सनल बेसनेस नहीं होता है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ डीमेरिट्स की। एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जैसे मैंने बताया था कि हर आइटम के चूज किए जाने का बराबर चांस नहीं है, सिर्फ पहली आइटम जो चूज करेंगे, बिकॉज only the first item is selected on the basis of random sampling and the other one is just depend on that item, that nth item. If all the items in the population are homogeneous, this method of sampling serve no specific purpose. अगर आपकी सभी आइटम एक जैसी है तो ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब आपने एक ही मेथड एक को चूज कर लिया तो बाकी को सेम ही है। तो ये सैंपल की क्या है, सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, देखिए कोटा सैम्पलिंग आपको क्या बताता है। कहता है कोटा सैम्पलिंग के अंदर, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। कोटा, जैसे कि कोटा ही डिसाइड करता है जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी। हमने क्या किया, इसे पहले अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और फिर हर कैटेगरी में से क्या करते हैं, हम कुछ आइटम को चूज कर लेते हैं। कुछ जनरल में से चुन लिए, कुछ एससी में से चुन लिए, कुछ बीसी में से चुन लिए। तो सिंपल टेक्निक है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और फिर उस कैटेगरी में से क्या कर लिया, हमने सैंपल चूज कर लिया। तो ये एक प्रकार का कौन सा मेथड हो गया, आपका कोटा सैम्पलिंग हो गया। आइए आपको बताते हैं, देखिएगा। कहता है इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट परसेंटेज, डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। इस मेथड के अंदर हम अपनी जो पॉपुलेशन है उसको अलग अलग क्लासेस में या ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन देखो, सम परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और हर अलग अलग ग्रुप की कुछ परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है। फर्दर सम कोटा ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड एट सैंपल आइटम इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स द फिक्स नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू फ्रेम ए सैंपल। इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, हर ग्रुप में से कुछ सैंपल को चूज कर लेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया,
जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिया और फिर हर ग्रुप में से कर दिया कुछ आइटम्स को मैंने क्या कर लिया, चूज कर लिया जिनको मैं स्टडी करूंगा, यानी कि जो मेरा क्या बनेगा, सैंपल बनेगा। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बेस एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स बाय द इन्वेस्टिगेटर। हालांकि जब वो आइटम्स को चूज करेगा तो इन्वेस्टिगेटर का बेसनेस रह सकता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से आइटम को चूज करेगा। अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बिकम्स क्वेश्चनेबल। इसी वजह से तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल रहता है। तो सिंपल है, कोटा सैम्पलिंग ये कहती है कि पहले ग्रुप में डिवाइड करो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर और फिर उसमें से क्या कर लो, सैंपल चूज कर लो। नेक्स्ट बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस का नाम ही आसान है, कन्वीनियंस मतलब आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग सैंपल को चूज कर लेंगे। तो इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। तो इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर को सबसे आसान लगता है तरीका, उसी मेथड के अकॉर्डिंग क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, अपने जो है ना सैंपल को चूज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है कि एन इन्वेस्टिगेटर में सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ द टीचर्स मियरली बाय रेफरिंग टू द कॉलेज प्रोस्पेक्टस। वो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में से कोई टीचर को चूज कर लेता है, उसने सैंपल को चूज कर लिया, तो ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसने सैंपल को चूज कर लिया। ये मेथड बड़ा ही आसान है, कम से कम खर्चीला है और अनसाइंटिफिक है। सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी, और अनरिलायबल है क्योंकि उसने सुविधा के अकॉर्डिंग सिंपल सैंपल चूज किया। भाई आपके स्कूल में 50 टीचर हैं, भाई 5 टीचर्स को निकाल दो, कोई भी मतलब जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अच्छे हमको अवार्ड देना है, तो उसने क्या करा, अपने नाम से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 5 सैंपल को चूज कर लिया। तो इसमें प्रिंसिपल की अगर किसी से अच्छी बॉन्डिंग है तो वो चूज कर सकता है। तो ये मेथड थोड़ा सा अनसाइंटिफिक है और अनरिलायबल भी है। तो कहता है कि रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा, जो आपने सैंपल चूज करे हैं उनकी विश्वसनीयता कैसे होगी। आप सैंपल के बेस पर पूरी यूनिवर्स के बारे में अंदाजा लगाते हैं, आपको कैसे पता कि ये सैंपल सही है। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइज ऑफ सैंपल, जिस सैंपल को आप स्टडी करोगे वो सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप सैंपल को पूरा स्टडी कर पाए। मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, आप केवल एक स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हो तो वो तरीका गलत है। आप अगर 60 स्टूडेंट को स्टडी कर रहे हो तो वो भी गलत है। आप केवल 10 या 12 सैंपल चूज करें तो ये सही है, यानी कि जो सैंपल को साइज चूज कर रहे हो वो ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा बोलता है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है। इफ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव इट विल नॉट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। अगर आप कोई आसान मेथड को यूज नहीं कर रहे हो और बड़ा एग्जॉस्टिव मेथड है तो इस तरीके में भी आपका जो है ना मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो चूज किया आपने गलत है, वो भी आपकी सेंसस को क्या कर देगा, गलत कर देगा। और तीसरा बायस ऑफ कोरस्पोंडेंट्स एंड नोमरेटर। नोमरेटर तो वो पर्सन होता है जो सामने जाके डाटा इकट्ठा करता है। ठीक है। पर्सनल बेस ऑफ द कोरस्पोंडेंट एंड नोमरेटर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, अदरवाइज रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा इज बोर्न टू सफर। जो नोमरेटर डाटा को इकट्ठा करेगा उसकी पर्सनल बेसनेस कम से कम होनी चाहिए ताकि जो ना आपका डाटा बिल्कुल सही प्रेजेंट करे। ठीक है। और रिलायबिलिटी आपके डाटा की बनी रहे। और ये लास्ट पॉइंट है आपका ट्रेनिंग ऑफ नोमरेटर। जो उस डाटा को स्टडी करने जाएगा, जो डाटा को इकट्ठा करने जाएगा, जो सैंपल को चूज करेगा, उस नोमरेटर को आपको पहले से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देनी जरूरी है। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग आल्सो डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। If they are not trained to make them expert in the field of investigation, the sample will lack reliability. अगर आपने अपने इन्वेस्टिगेटर को चूज ढंग से नहीं किया तो आपका सैंपल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, तभी आपका सैंपल क्या होगा, सही होगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं।